बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। कमरे का दरवाज़ा धकेल कर टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ एक नौजवान बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। आओ आओ टाइगर आओ, आज बड़े अरसे बाद जाबिर की याद आई है। कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, तुम भी मसरूफ़ रहते हो जाबिर, और मैं भी, इसलिए मिलना मिलाना तो जाहिर है काम पर ही मुनहसर होता है। सुनाओ, कैसा काम जा रहा है तुम्हारे गेम क्लब का? टाइगर ने जाबिर से मुसाफा करके मेज़ के दूसरी तरफ बैठते हुए कहा। ठीक है, जाबिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 जूस लाने का कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम शराब नहीं पीते, इसलिए जूस मंगवाने पड़ते हैं, जाबिर ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। चलो किसी बहाने मेरे साथ जूस पी लेते हो, टाइगर ने जवाब दिया और जाबिर भी हंस पड़ा। आज क्या काम पड़ गया है मुझसे? जाबिर ने कहा। यहाँ दारुल हुकूमत में एक इदारा है, किंग कॉरपोरेशन, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। खासा बड़ा अदारा है। उसके चेयरमैन का नाम असलम किंग बताया गया है। क्या तुम उसे जानते हो? टाइगर ने कहा तो जाबिर बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ जानता हूँ, कभी कभी वो मेरे गेम क्लब भी आता है। लेकिन तुम्हारा बिजनेस से क्या ताल्लुक़ है? तुम क्यों पूछ रहे हो? जाबिर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे इतला मिली है कि किंग कॉरपोरेशन दरपर्दा जुराइम में भी मुलविस है। क्या वाकई ऐसा ही है? टाइगर ने कहा। जुराइम में मुलविस? ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। किसने दी है ये इत्तला? जाबिर ने कहा और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, दरवाज़ा खुला और एक नौजवान ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। नौजवान ने एक गिलास टाइगर के सामने और दूसरा जाबिर के सामने रखा और फिर खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। लो पियो, जाबिर ने अपने सामने रखा हुआ गिलास उठाते हुए कहा और टाइगर ने असबात में सर हिलाते हुए गिलास उठा लिया। तुमने बताया नहीं कि किसने ये इतला दी है? जाबिर ने जूस की चुस्की लेते हुए कहा। कहीं ना कहीं से मिल जाती है इतला, टाइगर ने गोलमोल सा जवाब दिया। कहीं रोज़ी रास्कल तो तुम्हारी मुखबर नहीं है? जाबिर ने कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। रोज़ी रास्कल? उसका मुझसे क्या ताल्लुक़? टाइगर ने हैरान होकर कहा। मुझे तो ये इतलात मिल रही हैं कि तुम्हारा रोज़ी रास्कल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ पैदा हो गया है। अक्सर तुम दोनों इकट्ठे देखे जाते हो। जाबिर ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो अहमक लड़की है, उसने किसी से सुन लिया कि मैं बहुत बड़ा लड़ाका हूँ, बस मेरे कमरे में आ गई मुझसे लड़ने। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाया कि मैं तो लड़ना नहीं जानता, बस रोब वगैरह डालकर अपना काम निकलवा सकता हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जाबिर बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे ख्याल रखना, वो वाकई इंतहाई ख़तरनाक लड़की है, पेशावर कातिला रह चुकी है और कत्ल करने में उसका हाथ इस कदर साफ़ है कि अच्छे अच्छे पेशावर कातिल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा वो वाकई मार्शल आर्ट में माहिर है। तुमने बादशाह खान फाइटर का नाम तो सुना होगा? जाबिर ने कहा। बादशाह खान फाइटर? वो कौन है? मैं तो ये नाम ही तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ, टाइगर ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। अब तो वो फोत हो चुका है, लेकिन वो वाकई बहुत बड़ा फाइटर था और एक्रीमिया तक उसके फ़न की धूम थी। ये रोज़ी रास्कल उसके शागिर्द है और वो अपनी शागिर्द पर फ़ख्र करता था, जाबिर ने जवाब दिया। होगी, बहरहाल मुझे तो लड़ना नहीं आता, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, टाइगर ने कहा तो जाबिर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओके, अब मुझे इजाज़त, टाइगर ने जूस का आखिरी घूंट लेकर खाली गिलास मेज़ पर रखते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो तो सही, एक तो आते ही इतने अरसे के बाद हो, फिर आते भी हवा के घोड़े पर हो, जाबिर ने उठते हुए कहा। नहीं, फ़िलहाल वक्त नहीं है, फुर्सत मिली तो फिर आऊँगा, टाइगर ने कहा और जाबिर से मुसाफा करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज़ रफ्तारी से होटल हॉलीडे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। होटल हॉलीडे 5 स्टार होटल था और इंतहाई आला तबके का होटल शुमार किया जाता था। टाइगर ने कार उसकी वसी और इस पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने पार्किंग बॉय से कार्ड लिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो होटल की 7वीं मंजिल के एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने मौजूद था। दरवाजे के साथ दीवार पर लगी हुई प्लेट में मार्कर का नाम चिट पर लिखा हुआ था।
टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। अंदर से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। कमरा इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था और सामने एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा, कोई रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ था। बूढ़े की लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी, लेकिन उसका चेहरा जवानों की तरह सेहतमंद नजर आ रहा था। आंखों में भी जवानों जैसी चमक थी। उसे देखकर यूँ महसूस होता था कि उसने सर और दाढ़ी के बालों को ब्लीच करके दानिस्ता सफ़ेद कर रखा है। आओ टाइगर, तुम आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ है। बूढ़े ने बैठे बैठे ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। जब और किसी जगह से काम न बने तो फिर ओल्ड मार्कर ही याद आता है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े भरपूर अंदाज में उसने मुसाफा किया तो बूढ़ा मार्कर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम ओल्ड मार्कर कहकर मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास दिला देते हो, वरना मैं तो यही समझता हूँ कि अभी मैं जवान हूँ, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। ऐसा तो मैं जानबूझकर कहता हूँ ताकि अपने आप को जवान समझ सकूँ, वरना हकीकत यह है कि दाढ़ी और सफ़ेद के बाल अगर स्याह कर लो तो मैं तुम्हारे सामने ओल्ड टाइगर नज़र आने लगूंगा, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो मार्कर बेख्तियार हंस पड़ा। खुशकिस्मत हो कि इस तरह चल फिर रहे हो। मुझे देखो, मैं किस तरह मजबूर और बेबस हुआ बैठा हूँ। जब से टांगे कटी हैं ज़िंदगी ही बेकार होकर रह गई है, वरना मार्कर और इस तरह कुर्सी पर बैठा नजर आए, मार्कर ने कहा। यह तो वाकई होलनाक ट्रेजिडी थी मार्कर, लेकिन अब भी तुम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया से बाखबर रहते हो और ये बहुत बड़ी बात है, टाइगर ने कहा। मजबूरी है, जिंदा भी तो रहना है और मसरूफ़ भी। बोलो, किसके बारे में मालूम करने आए हो? मार्कर ने हंसते हुए कहा। यहाँ दारुल हुकूमत में एक किंग कारपोरेशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करती है। मुझे इत्तला मिली है कि उसका ताल्लुक जराइम से भी है, लेकिन मैंने अब तक जिसे भी पूछा है उसका यही कहना है कि मेरी इत्तला गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे इत्तला देने वाला गलत नहीं कह सकता, टाइगर ने कहा। तो फिर उसी इत्तला देने वाले से ही पूछ लेना था, बूढ़े मार्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सिर्फ इतना कहा है कि ये कारपोरेशन जराइम में मुलविस है और मैं इस बारे में मज़ीद तहकीकात करूं, टाइगर ने जवाब दिया। अपने दोस्त जाबिर से पूछ लेना था, वो तो असलम किंग का बड़ा गहरा दोस्त है, बूढ़े मार्कर ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। मैं वहीं से सीधा तुम्हारे पास तो आ रहा हूँ, उसने हतमी तौर पर कहा कि मेरी इत्तला गलत है। क्या उसने मुझसे झूठ बोला है? टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, उसने तुमसे झूठ बोला है, बूढ़े मार्कर ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसका मतलब है कि मेरी इत्तला दुरुस्त है कि किंग कारपोरेशन जराइम में मुलविस है, टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम्हें इत्तला देने वाले ने गलत बताया है। किंग कारपोरेशन जराइम में मुलविस नहीं है, वो तो बिजनेस का इदारा है और सिर्फ बिजनेस ही होता है वहाँ, मार्कर ने कहा। तो फिर? टाइगर ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। असलम किंग जराइम में मुलविस है, वो जराइम की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो कभी बराह रास्त जराइम में मुलविस नहीं हुआ, इसलिए आज तक उसके बारे में कम ही लोगों को मालूम है। उसने जराइम के लिए अलहदा सिंडिकेट बनाया हुआ है जिसका नाम फायर सिंडिकेट है। आमतौर पर उसे FS कहते हैं। बहुत ख़तरनाक सिंडिकेट है। उसके तहत ग्रुप काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जराइम पेशा तंजीमों से उसके राब्ते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े जराइम में मुलविस रहता है, बूढ़े मार्कर ने कहा। किस किस्म के जराइम? तफसील तो बताओ, टाइगर ने कहा। तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि ये लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं उनके मामलात में कभी मुलविस नहीं होता। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि तुम्हें बताई हुई बात कभी आउट नहीं होती, तो मैं तुम्हें वही जवाब देता जो तुम्हारे दोस्त जाबिर ने तुम्हें दिया है। जाबिर ना सिर्फ उस बारे में जानता है, बल्कि शायद वो फायर सिंडिकेट के किसी ग्रुप का इंचार्ज भी है। बहरहाल उसके असलम किंग से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बल्कि मैंने तो सुना है कि असलम किंग अक्सर जाबिर से मशवरे भी लेता रहता है, मार्कर ने जवाब देते हुए कहा। जाबिर से मशवरे? उसने क्या मशवरे देने हैं? वो तो एक छोटा सा गेम क्लब चला रहा है, टाइगर ने कहा। उसके हाथ बहुत लंबे हैं टाइगर, बस वो बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है। अगर तुम इस बारे में कोई तफसील हासिल करना चाहते हो तो इससे ही तुम्हें तफसील मिल सकती है, मार्कर ने कहा। बहरहाल जो कुछ तुम जानते हो तुम बता दो। उस जाबिर ने चूंकि मुझसे झूठ बोला है, इसलिए अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वरना मुझे उसे
इस झूठ की सज़ा देनी पड़ेगी और मैंने उसे दोस्त कहा हुआ है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मुझे तफसील का वाकई इल्म नहीं है, अलबत्ता अगर तुम जाबिर के पास नहीं जाना चाहते तो फिर मैं तुम्हें एक और टिप दे सकता हूँ, मार्कर ने जवाब देते हुए कहा। कौन सी टिप? टाइगर ने पूछा। 1 मिनट, मैं पहले मालूम कर लूँ कि वो टिप देने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं, मार्कर ने कहा और इसके साथ ही उसने साथ पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ताजू बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। चूँकि टाइगर उस साइड पर था जिस साइड के कान से मार्कर ने रिसीवर लगा रखा था, इसलिए रिसीवर से निकलने वाली हल्की सी आवाज़ टाइगर के कानों तक भी पहुंच रही थी। मार्कर बोल रहा हूँ ताजू, ये बताओ कि आजकल असलम किंग से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? मार्कर ने कहा। असलम किंग से? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम बताओ तो सही, मार्कर ने कहा। पहले तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को दरमियान में डालकर अच्छे बना लूँ, वरना मेरा भी हशर रॉजर जैसा हो सकता है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? खुलकर बात करो, ताजू ने कहा। मेरा एक दोस्त असलम किंग के लिए काम करना चाहता है। इस सिलसिले में वो मालूमात हासिल करना चाहता था ताकि इन मालूमात की बुनियाद पर उससे अच्छा काम ले सके। मैंने सोचा कि तुम उसे काफ़ी देर से जानते हो और आजकल तुम्हारी उससे लड़ाई भी जारी है, इसलिए तुम मेरे दोस्त को मालूमात मुहैया कर सकोगे। मेरा दोस्त उसका बाकायदा मुआवजा भी दे सकता है। लेकिन ये राजर की तुम क्या बात कर रहे हो? कौन राजर और क्या हुआ उसे? मार्कर ने कहा। अपने दोस्त को मेरे पास मत भेजना, पहले तो शायद मैं बता देता, लेकिन अब नहीं। एम राजर को तुम जानते हो? उसी एम राजर ने रोज़ी की मुखबरी कर असलम किंग की एक बहुत बड़ी डील पर हाथ डाल दिया। असलम किंग को इल्म हो गया तो उसने एम राजर को उसके तमाम साथियों समेत हलाक करा दिया। उसका ऑफिस और गेम क्लब सब कुछ तबाह कर दिया गया है, हत्ता कि राजर की बीवी बच्चों को भी गोली मार दी गई। उसका ख़ास आदमी जानू और उसके ग्रुप के सब अफराद हलाक कर दिए गए। अलबत्ता रोज़ी रास्कल को उसने बेहोश करवा कर उठा लिया है। शायद वो उसे इंतहाई इबरतनाक सज़ा देना चाहता होगा। तुम्हें मालूम तो है कि वो किस टाइप का आदमी है। जब इंतकाम पर आता है तो मौत का फरिश्ता बन जाता है, और अगर मेहरबान हो जाए तो उससे ज़्यादा सखी और कोई नहीं होता। मेरा भी वो बेहतरीन दोस्त है, लेकिन एक बार उससे झगड़ा हो गया तो वो अकड़ गया कि मैं उससे मुआफ़ी मांगूं। मैंने ना मांगी, तब से हमारी बोलचाल बंद है। लेकिन उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब रॉजर का हशर देखकर हकीकतन मैं भी डर गया हूँ, ताजू ने जवाब देते हुए कहा। ये रोज़ी रास्कल तो उसकी मुखबर थी और राजर मुखबरों के मामले में तो इंतहाई असूल पसंद आदमी था। फिर रोज़ी रास्कल के बारे में असलम किंग को कैसे इल्म हो गया? मार्कर ने पूछा। रोज़ी रास्कल है तो बड़ी बड़बोली और अहमक। उसने ज़्यादा कमीशन के लालच में असलम किंग की इस डील को खुद जाकर कवर किया, और जो हालात मुझे मालूम हुए हैं उसके मुताबिक उसने वहाँ किसी को हलाक नहीं किया, बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया और असलम किंग को होश में लाकर अपना तारुफ करा दिया और वापस चली गई, ताजू ने जवाब दिया। वो वाकई अहमक लड़की है। ठीक है, शुक्रिया, मार्कर ने कहा और रिसीवर रख दिया। सॉरी टाइगर, अब ये टिप भी बेकार हो गई है। वो खौफजदा हो गया है, मार्कर ने हंसते हुए कहा। ये रोज़ी रास्कल का क्या जिक्र था? टाइगर ने पूछा, क्योंकि आवाज़ हल्की होने की वजह से उसे वह बात पूरी तरह ना सुनाई दी थी। मार्कर ने उसे ताजू से होने वाली सारी बातचीत दोहरा दी। इसका मतलब है कि रोज़ी रास्कल ने असलम किंग की किसी डील पर कब्ज़ा किया और उसके बाद असलम किंग ने राजर और उसके पूरे ग्रुप को हलाक कर दिया और रोज़ी रास्कल को अगवा करा लिया। यही मतलब है ना? टाइगर ने कहा। हाँ, और इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि असलम किंग सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है बल्कि जुराइम में मुलविस है, मार्कर ने जवाब देते हुए कहा। उसके सिंडिकेट की तफसीलात का इस ताजू या जाबिर को इल्म है? टाइगर ने पूछा। पूरी तरह तो शायद सिवाय असलम किंग के किसी को इल्म ना हो। अलबत्ता ये दोनों बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तुमने ताजू के पास नहीं जाना क्योंकि मैंने इससे बात कर ली है और वो ये समझेगा कि उसके इनकार के बाद मैंने तुम्हें उसके पास भेजा है, और तुम्हारी आदत मैं जानता हूँ कि तुम उसके हलक से सब कुछ ज़बरदस्ती निकलवा लोगे, मार्कर ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इस सिंडिकेट का कोई हेडक्वार्टर तो होगा, चलो तुम उसके मुतालिक मुझे बता दो। खैर, बाकी मैं खुद चेक कर लूँगा, टाइगर ने कहा। पहले वादा करो कि मेरा नाम किसी सूरत भी
दरमियान में नहीं आएगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ और इस सिंडिकेट या इसके कातिलों से नहीं लड़ सकता, और ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। मार्कर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, क्या तुम समझते हो कि मुझे वादा करने की ज़रूरत है मार्कर? टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा तो मार्कर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। फायर सिंडिकेट के हेडक्वार्टर ईस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 8 के नीचे बने हुए तहखानों में कायम किया गया है। उस कोठी में दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा जुआ खाना कायम है। बज़ाहिर उस कोठी में क्लब कायम है जिसे ईस्टर्न क्लब कहा जाता है, लेकिन उस क्लब में जराइम का कारोबार इंतहाई आला पैमाने पर होता है। मार्कर ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ, उसका इंचार्ज जेफरे है, लेकिन क्या जेफरे को इस हेडक्वार्टर के बारे में इल्म है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा, नहीं, जेफरे सिर्फ क्लब और जुए खाने का इंचार्ज है। हेडक्वार्टर का इंचार्ज एक गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है। इस हेडक्वार्टर का असल रास्ता ईस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में है, लेकिन एक रास्ता ईस्टर्न क्लब से भी जाता है। असलम किंग उस हेडक्वार्टर में ही ज़्यादा वक्त गुजारता है। मार्कर ने जवाब देते हुए कहा, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं चेक कर लूँगा। टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद जब वो होटल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा तो अचानक उसे पार्किंग से रोज़ी रास्कल निकलकर होटल के मेन गेट की तरफ आती दिखाई दी। टाइगर उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसे तो यही बताया गया था कि रोज़ी रास्कल को असलम किंग ने अगवा कर लिया है और यकीनन उसे हलाक कर दिया गया होगा। लेकिन अब वही रोज़ी रास्कल उसे मुतमईन और ज़िंदा नज़र आ रही थी। रोज़ी रास्कल की नज़रें भी टाइगर पर पड़ गई थीं और वो टाइगर को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी। हेलो टाइगर, तुम जिन हो या भूत? मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन जहाँ जाती हूँ पता चलता है कि तुम अभी निकल कर गए हो। रोज़ी रास्कल ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, खैरियत? ये तुम्हें मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है कि तुम मुझे तलाश कर रही हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात की समझ तो मुझे भी नहीं आई कि आखिर मुझे तुम में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है। हालांकि आज तक मैंने बड़े बड़े बहादुर मर्दों की परवाह नहीं की, जबकि तुम तो लड़ना भी नहीं जानते। इसके बावजूद मेरा दिल चाहता है कि तुमसे मिलूं और तुमसे बातें करूं। आओ मेरे साथ बैठकर कुछ पीते हैं। रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए फ़िलहाल तो फुर्सत नहीं है, फिर कभी सही। टाइगर ने बेनियाज़ाना लहजे में कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? रोज़ी रास्कल ने मुड़ते हुए पूछा। होटल नशात, टाइगर ने जवाब दिया। तो चलो मैं भी वहीं चलती हूँ, मैं तो तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ आई थी, वरना मुझे यहाँ से क्या लेना। रोज़ी रास्कल ने कहा तो टाइगर ने बेख्तियार कंधे उचकाए। उधर मेरी कार में आकर बैठो, देखो मैंने नई कार ली है, अपनी इस खटारा को यहीं खड़ी रहने दो, मैं तुम्हें वापस यहीं ड्रॉप कर दूंगी। रोज़ी रास्कल ने एक तरफ खड़ी इंतहाई कीमती और जदीद तरीन मॉडल की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम्हारी कार है? ये तो बहुत महंगी है और खसूसी आर्डर पर बनवाई जाती हैं। ऐसी कारें तो बड़े बड़े सेठ और मुल्क के हाकिम ही बनवाते हैं, तुमने कहाँ से ले ली? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा, तो तुम मुझे क्या समझते हो? आओ बैठो। रोज़ी रास्कल ने आगे बढ़कर कार की साइड सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और साइड सीट पर बैठ गया, क्योंकि इस कार को देखने के बाद उसके जहन में खलिश सी पैदा हो गई थी। क्योंकि इतनी बात तो वो भी समझता था कि ये कार कम अज़ कम रोज़ी रास्कल जैसी औरत किसी सूरत नहीं खरीद सकती थी। फिर ये कार इसे किसने दी है? उसके जहन में यही ख्याल आया कि कहीं ये कार असलम किंग ने रोज़ी रास्कल को ना दी हो, क्योंकि असलम किंग ही ऐसी कार ख़रीद सकता था और रोज़ी रास्कल को उसी ने अगवा कराया था और असलम किंग के ख़िलाफ़ वो तहकीकात करता फिर रहा था और इसी सिलसिले में होटल नशात जा रहा था। लेकिन अब उसने फ़ैसला कर लिया था कि अब वो पहले रोज़ी रास्कल से इस बारे में मालूमात हासिल करेगा। चंद लम्हों बाद कार होटल के कंपाउंड गेट से निकलकर सड़क पर आई और तेज़ी से होटल निशात की तरफ बढ़ गई। टाइगर गौर से कार को देख रहा था। तुम्हारा हुकूमत से भी कोई ताल्लुक़ है? रोज़ी रास्कल ने अचानक पूछा तो टाइगर चौंक पड़ा। हुकूमत से और मेरा ताल्लुक़? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो वाकई रोज़ी रास्कल के इस सवाल का मतलब ना समझ सका था। मुझे बताया गया है कि तुम हुकूमत के लिए भी काम करते हो, क्या ये बात सच है? रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या मतलब है? टाइगर ने पूछा। हुकूमत से मतलब हुकूमत ही होता है। हुकूमत से मतलब हुकूमत ही होता है सरकार। और क्या मतलब हो सकता है?
रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। हुकूमत के तो बेशुमार महकमे होते हैं, जैसे पुलिस, फ़ौज, इंतज़ामिया वगैरह। वैसे पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से ज़रूर दोस्ताना ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो मेरी पुश्तपनाही करते हैं। कोई गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेते हैं। अगर तुम उसे ताल्लुक़ कहती हो तो वाकई ताल्लुक़ है, लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। बस वैसे ही किसी से ये बात सुनी थी, लेकिन पुलिस के अफसरों से तो मैं भी मिलती रहती हूँ। वो भी रोज़ क्लब आते जाते रहते हैं। मैं किसी ऐसे शोबे के बारे में पूछ रही थी जो पुलिस से हट कर हो। रोज़ी रास्कल ने कहा। नहीं, मेरा और किसी शोबे से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? जो काम मैं करता हूँ उसी से मेरा ताल्लुक़ है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, और रोज़ी रास्कल ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार होटल निशात पहुंच गई और फिर वो दोनों होटल के मेन हॉल के एक कोने वाली मेज़ पर जाकर बैठ गए। टाइगर ने वेटर को इशारा किया। मेरे लिए ब्लैक क्वीन मंगवाना, रोज़ी रास्कल ने कहा। हॉट कॉफ़ी ले आओ, टाइगर ने वेटर से कहा, और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। ये क्या? मुझे ये हॉट या कोल्ड कॉफ़ी पसंद नहीं है। मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे लिए ब्लैक क्वीन मंगवाना, रोज़ी रास्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। ना मैं खुद शराब पीता हूँ और ना किसी को शराब पिलाता हूँ, समझी? और मुझे शराब पीने वाले ख़ास तौर पर औरतें तो सिरे से पसंद ही नहीं हैं, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। तुम शराब नहीं पीते? ये कैसे मुमकिन है? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर कहा। क्यों? ये मुमकिन क्यों नहीं है? शराब पीना ज़रूरी तो नहीं, टाइगर ने जवाब दिया। लेकिन मैं शराब ही पीऊँगी, समझे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, रोज़ी रास्कल ने अकड़ते हुए कहा। तो फिर तुम शराब पियो, मुझे इजाज़त दो, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे अरे बैठो, न जाने क्या बात है कि तुम्हारा गुस्सा मुझे अच्छा लगने लग गया है, और अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये बात की होती तो अब तक उसकी बत्ती सी फर्श पर पड़ी नज़र आ रही होती। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी लूँगी, रोज़ी रास्कल ने कहा। क्या बात है, ये तुम अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो? क्या कोई ख़ास बात है? टाइगर ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम मुझे पसंद आए हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, रोज़ी रास्कल ने कहा। लेकिन मैं शराब पीने वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा। चलो वादा रहा कि आइंदा तुम्हारे सामने शराब नहीं पीऊँगी, रोज़ी रास्कल ने कहा तो टाइगर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो समझ गया था कि रोज़ी रास्कल किसी चक्कर में है। ये इस कदर कीमती कार तुम्हें असलम किंग ने दी है, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए अचानक कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। ये बात तुमने कैसे कह दी? रोज़ी रास्कल के चेहरे पर शदीद हैरत थी। उसी लम्हे वेटर ने आकर कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए। मुझे मालूम है कि तुमने रॉजर ग्रुप के साथ मिलकर असलम किंग की डील कवर की थी, और फिर असलम किंग ने रॉजर को उसके ग्रुप समेत हलाक करा दिया और तुम्हें अगवा करा लिया। मेरा ख्याल था कि उसने तुम्हें हलाक कर दिया होगा, लेकिन तुम ना सिर्फ सही सलामत नज़र आ रही हो, बल्कि तुम्हारे पास अचानक इस कदर कीमती और खसूसी कार भी आ गई है। इससे तो यही जाहिर होता है कि ये कार तुम्हें असलम किंग ने दी है, और असलम किंग जैसा आदमी किसी को बगैर किसी ख़ास मकसद के इस कदर कीमती कार नहीं दे सकता, टाइगर ने कॉफ़ी बनाते हुए कहा। तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म हो गया? रोज़ी रास्कल के लहजे में मज़ीद हैरत उभर आई। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, रोज़ी रास्कल, जिस दुनिया में तुम रहती हो, टाइगर ने कॉफ़ी की एक प्याली उठाकर रोज़ी रास्कल के सामने रखते हुए कहा तो रोज़ी रास्कल ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। जब तुम्हें मालूम हो गया था कि असलम किंग ने मुझे अगवा किया है और मुझे हलाक कर देगा, तो तुमने मुझे उससे छुड़वाने के लिए क्या किया? रोज़ी रास्कल ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से टाइगर की तरफ देखते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे क्या ज़रूरत थी तुम्हें छुड़वाने की? तुम जो कुछ करती फिर रही हो उसका नतीजा कभी ना कभी तो यही निकलना है, और फिर मेरा तुमसे क्या ताल्लुक़ कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, टाइगर ने बड़े बेनियाज़ाना लहजे में कहा। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते, रोज़ी रास्कल ने गुर्राते हुए कहा। नापसंद भी नहीं करता, टाइगर ने जवाब दिया तो रोज़ी रास्कल का चेहरा बेख्तियार खिल पड़ा। क्या मतलब है इसका? रोज़ी रास्कल ने इस बार बड़े लाड भरे लहजे में पूछा तो टाइगर एक बार फिर हंस पड़ा। किसी गलत फहमी में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि औरतों के पीछे भागता फिरूं, इसलिए मेरी किसी औरत से कभी दोस्ती नहीं रही। लेकिन तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नापसंद भी नहीं करता, टाइगर ने जवाब दिया। मैं भी ऐसी ही औरत हूँ
जो मर्दों को जूती की नोक पर रखती है। लेकिन पता नहीं क्या सिलसिला है कि तुम्हारे साथ मेरे जज्बात कुछ और हो गए हैं, रोज़ी रास्कल ने कहा। बस इस पसंद को अपने तक ही रखना। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि असलम किंग ने तुम्हें कार दी है, और अगर दी है तो क्यों? टाइगर ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। हाँ, उसी ने दी है, इनाम में, रोज़ी रास्कल ने कहा। तो टाइगर चौंक पड़ा। इनाम में? क्या मतलब? किस बात का इनाम? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। मेरी बहादुरी, दिलेरी और मेरी फाइटिंग का, और साथ ही उसने एक मुझे बड़ा काम भी दिया है, रोज़ी रास्कल ने कहा। मुझे तफसील बताओ। असलम किंग जैसा आदमी बगैर किसी खास मकसद के किसी को कुछ नहीं दे सकता, और तुमने तो उसकी डील कवर की थी। तुम्हें तो उसे सज़ा देनी चाहिए थी, जबकि वो उल्टा तुम्हें इनाम दे रहा है, टाइगर ने कहा। तो रोज़ी रास्कल ने उसे अगवा होने के बाद होश में आने से लेकर आखिर तक पूरी तफसील बता दी, और टाइगर हैरत से ये सब सुनता रहा। तो ये गाड़ी और 50 लाख रुपए तुम्हें इस बात के बदले में मिले हैं कि तुम ये मालूम करके उसे बताओ कि मेरा ताल्लुक़ हुकूमत से है या नहीं, ताकि उसकी तसल्ली हो जाए तो वो तुम्हें 1 अरब का काम देगा। क्या उसने तुम्हें इस काम की तफसील बताई है? टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि ये पेशा वराना राज है। मैंने उसे बावजूद धमकियों के ये नहीं बताया कि मैंने किस तरह डील को कवर किया था, रोज़ी रास्कल ने कहा। क्या तुमने किसी को हलाक करना है? टाइगर ने कहा। एक आदमी को नहीं, बल्कि पूरे हॉल को उड़ाना है। उसमें शायद 400-500 अफराद होंगे। इतने तो होंगे, आखिर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस? क्या ये काम पाक एशिया से बाहर का है? टाइगर ने कहा। नहीं, पाक एशिया का ही है, लेकिन अब इस बारे में कुछ ना पूछना, मैं तुम्हें मज़ीद नहीं बता सकती, रोज़ी रास्कल ने कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई बात करता, होटल का एक वेटर तेज़ी से उनके करीब आया। आपकी कॉल है मैडम, फ़ोन रूम में, वेटर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में रोज़ी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। मेरी कॉल? और यहाँ किसकी कॉल है? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर हैरत से पूछा। मैडम, उन्होंने नाम नहीं बताया, आपका टेबल नंबर बताकर कहा है कि मैडम रोज़ी रास्कल से बात करनी है, वेटर ने जवाब दिया। कार्डलेस फ़ोन यहीं ले आओ, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं फ़ोन रूम में ही कॉल सुन लेती हूँ, ना जाने किसकी कॉल है, मैं अभी आती हूँ, रोज़ी रास्कल ने उठकर काउंटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। रोज़ी रास्कल ने अब तक जो बताया था, उससे टाइगर इस नतीजे पर पहुँच गया था कि वो इस मामले में काफ़ी कुछ जानती है, जिसकी तहकीकात वो कर रहा था। और चूँकि अब वो किसी हद तक रोज़ी रास्कल की नफ्सियात समझ गया था, इसलिए उसे यकीन था कि वो आहिस्ता आहिस्ता उससे सब कुछ उगलवा लेगा। चुनांचे वो उसका इंतज़ार करता रहा। फ़ोन रूम काउंटर की साइड में राहदारी के अंदर था। टाइगर की नज़रें उस राहदारी की तरफ लगी हुई थी, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और रोज़ी रास्कल वापस ना आई, तो टाइगर को हैरत हुई। उसने इशारे से काउंटर के करीब मौजूद वेटर को बुलाया। यस सर, वेटर ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैडम रोज़ी रास्कल फ़ोन रूम में गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर कहा। वो तो फ़ोन करके चली गई हैं जनाब। चली गई हैं, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। कहाँ और कब? मैं तो मुसलसल उधर ही देख रहा था, टाइगर ने कहा। राहदारी से एक रास्ता बाहर जाता है जनाब, वो उधर से गई हैं, उन्होंने फ़ोन किया और फिर उधर से चली गई हैं, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए।